शुरुआत करते वक्त यही सोचा था कि कलकत्ता में रंगमंच का इतिहास तो बहुत पुराना है। खुद हिंदी का रंगमंच 1905 से अगर हम लेते हैं तो आपको देखें कि 125 से 24 वर्षों का इतिहास हो चुका है। अब अंग्रेजी इतिहास के बारे में हमारे समूह मामला और ब्रिटिश हिस्ट्री ने इसी कोशिश की शुरुआत की है कि वो आप लोगों के बीच जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा विद्यार्थी है, वो रंगमंच को समझे। रंगमंच में जो लोग लगे हुए हैं, जो नाटक लिख रहे हैं या जो निर्देशन दे रहे हैं या जो अभिनय कर रहे हैं, उनके बारे में आप समझें। इतना विशाल, इतना विपुल साहित्य, और ये और भी आश्चर्य की बात है कि हम लोग बंगाल में हैं और कम से कम एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 25-30 से ज़्यादा वर्ष हमारे यहाँ पढ़ते पढ़ाते बीत रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने रवींद्रनाथ को जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ा नहीं। उनकी कुछ एक कविताओं, उनके कुछ एक उपन्यास, विशेष करके गोरा जो सिलेबस में है, और कुछ गीत जो बंगाल की धरती में सुहास की तरह फूटते हैं, जिनको हम कोई भी ओकेज़न हो, कुछ भी हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो जो अनायास हमारे कानों में पड़ते रहे, उन गीतों के अतिरिक्त ये हमारी एक बड़ी कमी है कि हम गुरुदेव को उस तरह से कभी हमने नहीं पढ़ा जैसा हमें पढ़ना चाहिए। तो आज रंग अड्डा के प्रति मैं विशेष आभार इसलिए दूंगी कि बिल्कुल एक अछूता संसार जो गुरुदेव के नाटकों का संसार है, उसकी मैंने जस्ट कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला। पढ़ने की औकात इतनी हमको तो लगता है गुरुदेव को पढ़ना पूरे जीवन भर आप पढ़ते रहिए और वो शेष होने वाले नहीं। उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि वो पल पल पुनर्नवा है। हम जब भी उनको पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, उतनी बार वे हमारे समक्ष नए रूप में आते हैं। तो मेरा विशेष करके मेरी एक आदत है कि जब मैं हिंदी साहित्य में खास करके तुलसीदास पर बात करती हूँ तो मैं तुलसीदास और उनके आश विश्वास राम को नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी मदद के सिवा हम तुलसी पर और राम पर एक शब्द कह नहीं सकते। जब तक उनकी कृपा न हो हम बोल नहीं सकते। तो मैं उसी श्रेणी में गुरुदेव के प्रति भी अपना नमन ज्ञापित करती हूँ कि शायद आज मैं कुछ उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करूँ। मैं अपनी बातों को, चूँकि समय कम है हमारे पास, तो मैं अपनी बातों को 4 बिंदुओं के तहत रखने का प्रयास करूँगी। पहला कि गुरुदेव का नाटकों के प्रति रुझान कब से हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। दूसरा कि गुरुदेव का नाट्य संसार कितना व्यापक है, उन्होंने कैसा कुछ लिखा है, और उसी में हम उनके नाटकों का विभाजन भी थोड़ा सा देखेंगे, किस प्रकार के नाटक उन्होंने लिखे हैं, और उनके शिल्प और गद्य पर भी थोड़ी सी बातचीत होगी, क्योंकि थोड़ा ही बोलने तो बहुत है। आज हम थोड़ा भी बोल पाए तो वो बहुत है, और बहुत बोलने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। और अंत में मैं 2-4 बातें कहने का प्रयास करूँगी गुरुदेव के नाट्य का जो मंचन किया जाता है उसका। तो हम बात शुरू करते हैं गुरुदेव के आरंभिक जीवन में, जब नाटक का प्रवेश हो रहा था, उनकी रुचि जागृत हुई। आप सभी जानते हैं कि 7 मई 1861 ये गुरुदेव का जन्म है, और ठाकुरबाड़ी सबने, वो हमारे लिए तीर्थ स्थान है, हम उसका भ्रमण तीर्थ स्थान या उसी तरह से करते हैं। तो गुरुदेव जब 12-13 वर्ष के थे तब से उनकी लिखने की जो कविता उन्होंने सबसे पहले शुरू की थी, आप बेटा जानते ही हो कि मैं संबोधित कर रही हूँ बच्चों को, आप सबसे सब क्षमा याचना के साथ। तो गुरुदेव लिखना शुरू कर दिए थे 8, 9, 10 की उम्र से ही, लेकिन विधिवत उनके जो रचनाओं का प्रकाशन शुरू हुआ था
वो 12-13 वर्ष की अवस्था थे। और आप सब जानते हो कि उनके एक सजलेदा माने बड़े भाई से नीचे और उनसे बड़े जो भाई थे ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर, वे नाटककार, वे नाटक लिखा करते थे। और आप ठाकुरबाड़ी में अगर बेटा आप कभी जाओ और ठाकुरबाड़ी के संबंध में जो इतिहास अगर आप उसको पढ़ो तो आप जानोगे कि वहाँ पर साहित्य, संगीत, गीत और संस्कृति इन सबको ले करके आए दिन अनुष्ठान हुआ करते थे। और एक विद्वत सभा, विद्वत समाज का गठन ही वहाँ पर हुआ था और उसका अनुष्ठान वहीं ठाकुरबाड़ी में हुआ करता था। तो प्रारंभिक दिनों में ठाकुरबाड़ी के ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर जो रविन्द्रनाथ के सजलेदार थे, वे नाटक लिखते थे और घर के परिवार के सारे सदस्य मिल करके उसका वहीं पर अभिनय करते थे। और उसमें आपको अगर आपने पढ़ा हो या पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा बेटा जान करके कि अली बाबू एक नाटक उन्होंने लिखा था ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर ने, और उसमें जो नायक का पार्ट था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और उसमें जो नायिका थी वो रविन्द्रनाथ की भाभी कादम्बरी देवी जो थी, उन्होंने उसका रोल प्ले किया। और अगर आप उसको विजिट करो ठाकुरबाड़ी तो वहाँ देखोगे बड़ा सुंदर सभागार जहाँ पर ये सारे अनुष्ठान हुआ करते थे। तो ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर को ये भली भांति याद था कि उनका जो छोटा भाई है वो कितना प्रतिभावान, और वे अपने नाटकों में अगर कहीं किसी गीत की संयोजना करनी है या कुछ सुधार करने हैं या कोई दृश्य परिवर्तन करना है तो उनकी सलाह को बड़ी गंभीरता से की। और ठाकुरबाड़ी में है जहाँ पर कला है, जहाँ पर नाटक के लिए विचित्र घर में स्टेज है, विद्वानों को मंडली है, जमींदार है, और कला, संगीत, चित्रकला सभी की त्रिवेणी भरती है। और अब हम एक ऐसे कला माने साहित्यकार के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे नाटककार के ऊपर आ रहे हैं कि जो मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन घर पर ही हुआ, लेकिन क्वालिफिकेशन उनका बरकरार रहा, अच्छे टीचर उनको मिलते रहे। सारद हसन मंटो का जन्म जैसे सब जानते हैं 11 मई 1912 को लुधियाना के पास के गांव में हुआ था। लुधियाना के पास एक कस्बा है और इसके पिताजी एक जज थे। मैं थोड़ा उनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ कि बिना उनके व्यक्तित्व को जाने बिना उनका साहित्य को प्रवेश करना थोड़ा रहेगा कि मैंने एक अछूतापन है। ये एक अपने पिता, इसके पिता का, इसकी माँ जो थी इसकी दूसरी बीवी थी और रिटायरमेंट इसका पिताजी का हो गया तो लगता है कि थोड़ी आर्थिक किल्लत वगैरह थी, जिसके कारण से इसकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हो पा रही थी और ये पढ़ने लिखने में भी इसकी अपनी अभिरुचि नहीं थी। मैट्रिक में 2 बार फेल किए। फेल करने के बाद वो महल्ले का जो निकलने लोग होते हैं उनके साथ में बैठने लगे और वहाँ पर इनको लत लग गई जुआ खेलने की लत। उनको का बैकग्राउंड स्टार्ट में लेखक बनने से पहले ही है। एक शराब, एक जानकार एक बड़ा रईस आदमी ने शराब की भी लत लगा दी और मंटो जो है बहुत जल्दी कोई चीज़ से उब जाते थे, लेकिन एकमात्र चीज़ शराब ऐसी रही किताब उस पर वो छूट नहीं पाई और शराब नहीं है उनको लेट गया। मंटो कहते हैं कि वो एक सिराज होटल था वहाँ अमृतसर में और वहाँ पर एक बारी साहब थे। पहले मैं क्षमा पहले मैं मांगना चाहता था कि मैं मंटो का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ ठीक, हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। मंटो का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने मंटो जब उमा जी ने बोला तो मैंने मंटो को क्यों चुना ये मैं भी बता देना चाहता हूँ। इसीलिए कि 1984 में
मैं वैश्याओं के संतान पर एक काम कर रहा था एक पत्रिका के लिए। वो पत्रिका था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का बामा, इसकी संपादिका थी मीनाल पांडे। और उसके लिए मटेरियल जुटाने के दौरान में वैश्याओं के बारे में पढ़ने में के दौरान में मेरी मुलाकात मंटो से हुई उस दौरान में। और तब मैंने वो देखा कि ये आदमी कितना जानते हैं इस वर्ग के बारे में। लग रहा है कि कोई वहीं से माने एक ज्ञानात्मक संवेदना नहीं है, दूर से देख करके ऑब्जर्वर की तरह नहीं लिख रहे हैं, वो उसी समाज का एक अंग हो और वहाँ से लिख रहे हैं। जी हिंदी में उस समय मैंने ये नागर अमृतलाल नगर की ये कोठेबाड़ियाँ पढ़े, सेवा सदन पढ़े। वो बात नहीं है वैश्याओं के जीवन के बारे में जितनी गहनता से। एक किताब है रूसी का, वो यामादा पी गाड़ी वालों का कटरा के नाम से हिंदी में है। वो वैश्याओं पर एकदम ऑथेंटिक बैकग्राउंड पर वो किताब है। या फिर हमको इनकी मंटो की जो कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ थी, उस बैकग्राउंड से था। और तो इसके कारण से हमने ये स्वीकार किया, क्योंकि जब वो लिखने के दौरान में हम जब उनके घरों में जा रहे थे, एक तो मुझे भी झिझक थी, उम्र मेरा वही 22-23 साल, जाने में झिझक कि कैसे जाएं उनके यहाँ। ये झिझक को तोड़ कर गए इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए। तो कुछ लोगों ने जब ये पब्लिश हुआ तो उन बच्चों के साथ मेरा भी फोटो था। तो किसी ने कहा कि इसमें लेखक भी वैश्य संतान है क्या, मैंने मजाक से। बाद में एक किस्सा कहानी इतनी दोस्तों में जान पहचान में हुआ तो कह रहे वो राज्यवर्धन तो वैश्या के यहाँ भी जाता है। तो मैं जो उनके बारे में और भविष्य में लिखता, वो मेरा लिखना लेखन कि नहीं, ये तुम माने एक प्रकार का बहुत मुश्किल काम है इनके बारे में लेखन करना। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये लेखक की जो है बाजारों में आना जाना है। मेरी किताब जो प्रिंट भी है, और 1999 में टैगोर पर बहुत बड़ा काम हुआ था। जवाहर सरकार का नाम शायद तमाम लोगों ने सुना है और बच्चों को भी जानना चाहिए कि जवाहर सरकार कौन। उन्होंने टैगोर पर और टैगोर के तर्जुमे यानी ट्रांसलेशन पर बहुत पैसा खर्च किया। जवाहर सरकार भारत सरकार के सचिव थे। Yes. और जब ये रवींद्रनाथ ठाकुर की जब 150वीं जयंती थी, उस पर बहुत सारे काम हुए थे उस दौरान। जी, उस काम में मैं भी इन्वॉल्व था किसी सूरत, छोटा मोटा मुश्किल से। अरे तो आज सबसे पहले इतनी बातें टैगोर पर हुई हैं, और मंटू तो हमारी रूह है। मंटू वही लिखता है जो वो देखता है, और लिखने के लिए बहुत लोगों को बहुत तजुर्बा, बहुत रिसर्च चाहिए, लेकिन मंटू को सिर्फ अनुभव चाहिए। अनुभव समझते हैं, तसव्वुर, इमेजिनेशन। मंटू को काफी तजुर्बा, काफी एक्सपीरियंस से वो अपने कहानी के द्वार को खड़ा करा। उसने हर जगह, अगर वो नहीं पीता तो लिखता नहीं। और दारू के एक ठर्रे के लिए हर दिन वो एक नई कहानी लिखता। क्या बात करता है। लेकिन एज अ ड्रामेटिस्ट भी उसकी बड़ी अहमियत है, जिसको अब तक लोगों ने डिस्कवर नहीं किया। उसकी कहानियों को डिस्कवर किया गया, उसकी कहानियों पर ड्रामे लिखे गए, उसकी कहानियों को मंचन किया गया, लेकिन उसके अपने ड्रामे, उसके अपने अनुवाद, ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामे शैलोमे को उसको तर्जुमा किया है। किसी को मालूम है? शैलोमे इज अनबिलीवेबल, बेपनाह। और उसको किसने किया?
दादर ऑफ मंटू ने एक ऐसा ड्रामा लिखा जिसका सिरा लेडी चैटर्जी लवर बहुत बड़ा नॉवल है डी.एस. नॉलेज का, बड़े लोग जानते हैं, उससे जाके मिलता है। इस मंझधार में पूरा ड्रामा है। उस ड्रामे को कभी हमने देखा नहीं स्टेज पर, वो जबरदस्त ड्रामा, और उससे मटेरियल लेकर कितनी फिल्में भी। तो ये बात कहने का, ये समा बांधने का सिर्फ ये मकसद था कि जिस आदमी पर मैं आज बात करने वाला हूँ उस पर मैंने मजमून लिखा था। उसके ड्रामे मैंने बहुत देखे, उसके नजरिए आइडियाज मैंने बहुत पढ़े नहीं, लेकिन समझे उसके ड्रामे को देखकर। उसने ये कह दिया था कि माफ कीजिएगा, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा घबरा जाएंगे कि टैगोर इज द सेकंड ग्रेट ड्रामेटिस्ट। टैगोर इज द सेकंड ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको याद रखो, इसका जवाब तुमको भी देना, मैंने अपने तौर पर दिया। आई हैव गिवन द आंसर टू गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जिंदा था, दिल्ली में मैंने मजमून पढ़ा और इंटरनेशनल लेवल पर टैगोर के मकाम का अहता किया, टैगोर के मकाम को समझाने की कोशिश की। अब दोनों में क्या फर्क था, इस पर बहस करना एक अलग सी बात है। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि टैगोर को समझने के लिए बंगला कल्चर, बंगला तहजीब, बंगला के पूरे पस मंजर, बंगला के गांव, दरिया, खेत, बंगला का इनकलाब, सुर्ख रंग, जैसा कि आपने बताया, ये तमाम चीजों को समझना, वो समझे बताया, उस बात को अंदर तक जाए बताया। हमारे गिरीश कर्नाड ने एक स्वीपिंग रिमार्क दे दिया कि वो सेकंड रेट। अगर सेकंड रेट होता तो इतने ड्रामे होते, इतने डांस ड्रामे होते, इतने संगीत से भरी हुई महफिलें सजती नहीं सही। एक ऐसा शख्स था जो कवि सम्मेलनों में आकर गद्य पढ़ता और गद्य पढ़ते हुए भी कवि सम्मेलन में उसी मजबूती के साथ वो बैठता था, पढ़ता था, लोग उसको सुनते थे, आनंद लेते थे। वो एक नाम था शरद जोशी, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं कम से कम 3 बार शरद जोशी को सुन चुका हूँ मंचों पर। काफ़ी क्योंकि लिखने पढ़ने से ही नाता रहा स्कूल कॉलेज से, इसलिए काफ़ी नज़दीक से, और मुझ पर भी ये प्रभाव पड़ा। तो मैंने भी व्यंग्य लिखना शुरू किया। शरद जोशी ने कई पत्रिकाओं में, डिटेल्स बताऊंगा, कई पत्रिकाओं में उन्होंने व्यंग्य कॉलम भी लिखे। तो उस जमाने में के.पी. सक्सेना जी और शरद जोशी जी, ये लोग काफ़ी लिख रहे थे उस समय। तो इन सब के प्रभाव के कारण या प्रेरणा के वजूद होकर व्यंग्य लिखना मैंने भी शुरू किया। सबसे रविवार को पत्रिका निकला करती थी जिसमें की फर्क पैदा है, उसमें व्यंग्य कॉलम में कम से कम 1.5-2 साल तक लगातार लिखता रहा। इसके अलावा भी कई जगह लिखा। और खास बात शरद जोशी की ये रही कि उस जमाने में जहाँ आज भी सांप्रदायिकता इतने उफान पर है, उस समय तो और ज़्यादा थी, आज से भी बहुत ज़्यादा थी। उस जमाने में उन्होंने, वो चूँकि गुजराती में ब्राह्मण परिवार से थे, और ब्राह्मण परिवार का होने के बावजूद उन्होंने एक मुस्लिम लड़की की विवाह किया। शरद जोशी ने मुस्लिम लड़की से विवाह किया। वो नाम था इरफाना सिद्दीकी। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। इस तरह विवाह करना स्वाभाविक विरोध होना ही था, विरोध हुआ। और इनके पिता, चूँकि कुछ मुख्तर सी बातें मैं करूँगा परिवार के बारे में भी। इनका भी जन्म इसी महीने 21 मई 1931 को हुआ था। और इनके पिता जो थे वो रोडवेज में डिपो मैनेजर थे, सरकारी चूँकि मुलाजिम थे, इसलिए इनका तबादला जगह जगह होता रहता था, मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास, गुना वगैरह। और इसी सफर में वो फिर
मुंबई में आकर वहीं पे बस गए। और चूँकि इनकी माता जो थी बहुत ज़्यादा ही धार्मिक थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा जो है बहुत ही संस्कारी बने, शुद्ध सात्विक व्यक्ति बने, कभी कोई गलत काम न करे। उस जमाने में ये कहा जाता है, ये सोचा जाता है कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो साफ सुथरा काम करते हैं, वहाँ कोई 2 नंबर ही नहीं होता है। इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा जो पोस्ट ऑफिस की नौकरी करे, पोस्टमैन की ड्यूटी करे। बहुत साधारण थी उनकी इच्छा थी, क्योंकि उनकी माँ यही चाहती थी कि बिल्कुल सीधा सरल इंसान बने शरद जोशी। लेकिन शरद जोशी जो है, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने विरोध अपने जीवन में किया था, समाज से लड़कर उन्होंने मुस्लिम लड़की से विवाह किया था और व्यंग बराबर वो लिखते रहे। वे भी सूचना संपर्क विभाग में थे सरकार की, मध्य प्रदेश में। लेकिन चूंकि लेखन की लत उनमें लग चुकी थी और बराबर वो व्यंग लिख रहे थे और बम्बई में आकर बसे, तो बम्बई ऐसी नगरी है जहाँ लोग बाहर से भी जाते हैं, फिल्मी दुनिया का आकर्षण है। और बम्बई में वो रह गए तो स्वाभाविक है, बम्बई फिल्मी नगरी ने उन्हें भी आकृष्ट किया और फिल्मों में वो लिखने लगे। फिल्मों में उन्होंने काफ़ी लिखा। अभी जैसे बात कर रहे थे हमारे भाई साहब की, आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी, वो फिल्म नहीं देखी, तो कुछ ऐसी जो टीवी के सीरियल या फिल्में हैं या धारावाहिक है जो हम सब ने देखे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको लिखने वाले, उसकी पटकथा लिखने वाले कौन थे। वो शरद जोशी साहब थे। जैसे हम सब ने देखा है ये जो है जिंदगी, हम बराबर देखते रहे शुरू से, तो शरद जोशी का कमाल था। विक्रम और बैताल, सिंहासन बत्ती थी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। तो इस तरह के तमाम जो टीचर नाटक पढ़ा दो और वो बहुत इससे नाराज हो गए, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये बहुत फ्लैट सा व्यापार है कि टीचर ने पढ़ा दिया, आपको नाटक समझा दिया। बिल्कुल नाटक नहीं, किताब में नाटक मर जाता है, जो उन्होंने कहा एकदम सही बात है। नाटक वो है ही नहीं जो किताब में है। और जो कहा जाता है कि बहुत सारे नाटक लिखे जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे नाटक लिखे जाते हैं मंचित होने के लिए। नाटक होते ही है मंचित होने के लिए, ये वो विधा ही जिसने लिखा, अगर उसने मंच का ध्यान नहीं रखा, उस रंग परिकल्पना को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, ये भारी भूल है, क्योंकि ये नाटक आप नहीं बना पाए। अगर वो नाटक मंचित नहीं हो पाता तो अपना जो प्रभाव वो छोड़ सकता था वो नहीं छोड़ पा रहा है, फिर इसका क्या फायदा। तो मंचन नाटक के लिए जरूरी है और ये भी जरूरी है कि इस नाटक को मंचित होते हुए हम लोग देखें। और बहुत सारी असुविधाएं होती हैं जिसका हम लोग देख नहीं पाते। मैं भी उन असुविधाओं में, लेकिन भाव कहते हैं किसी तरह अगर आप देख लेते हैं तो सच में आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी और आपको सच में लगेगा कि एक अच्छी उपलब्धि आपकी हुई, आपने जो देखा। इसलिए कृपया जब भी मौका मिला नाटक को मंचित होते हुए देखें। उसके कारण जो आप सिलेबस का पढ़ रहे हैं तो वो भी आपका क्लियर है। मुझे प्रताप सहगल जी मिले और प्रताप सहगल जी को जब मैंने देखा तो उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने नॉवेल लिखे हैं, उन्होंने निबंध लिखे हैं, उन्होंने नाटक लिखे हैं, कहानियों पर नाटक लिखे हैं, अनुदित नाटक हैं उनके, और अभी भी वो लिख रहे हैं। और वो सारे मतलब बाकायदा वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हिंदी में क्या नहीं लिखा है, वो उस पर लिख रहे हैं। बुल्ले शाह पर बहुत मटेरियल है, लेकिन वो पंजाबी में, उन्होंने बुल्ले शाह पर हिंदी में नाटक लिखा। आर्यभट्ट पर उनका जो अन्वेषक नाटक है, रेडियो नाटक उपलब्ध है, आपको प्लीज यूट्यूब पर सुनिए। कमाल का नाटक है, वो भी उसके पार्ट्स हैं, आराम से आप उसको सुन सकते हैं। आकाशवाणी रेडियो के चैनल पे है, तो प्लीज उसको सुनिए। तो वो लगातार अभी भी इन्वेंट कर रहे हैं, नए नए विषय को ले रहे हैं और वो सारे काम अभी लोग कर रहे हैं जो हिंदी में नहीं किया। तो उनका साहित्य बहुत बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। मतलब मैंने जब देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ शुरू करूँ और कैसे मैं इस बात को बोलूँ ताकि आप समझें। और जो रावेल सर जी से शरद जोशी के बारे में सुन चुके हैं, फिर भी मैंने शरद जोशी को जितना पढ़ा उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी बात उनकी आपके समक्ष रख रही हूँ। भारतीय जीवन मूल्यों को अपने ढंग से परिभाषित करने वाले समसामयिक व्यंग्य साहित्य के सर्वाधिक चर्चित व्यंग्यकार हैं शरद जोशी। हिंदी जगत के जाने माने व्यंग्यकार का जन्म
मालवा की हृदय स्थली उज्जैनी में हुआ। आज़ादी के बाद देश के राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य पर नई ताकतों ने आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। प्रजातांत्रिक मूल्यों का धीरे धीरे विघटन होने लगा। ऐसे घोर पतनशील युग में शरद जी ने भाषा को हथियार बनाया, शब्दों को तराशा और एक योद्धा व्यंग्यकार के रूप में भारतीय साहित्य में अपनी तेजस्वी उपस्थिति दर्ज की। उनके व्यंग हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और एक मीठी चोट भी करते हैं। व्यंग की विधा में शरद जोशी ने एक से बढ़कर एक रचनाएं की। इन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए लिखा और पत्र पत्रिकाओं के लिए भी अनेक लेख लिखे। दरअसल रंग कर्म की ललक ही उन्हें फिल्मों और दूरदर्शन के इलाकों में ले आई। गोधूली, छोटी सी बात, उत्सव जैसी फिल्मों की पटकथा संवाद शरद जोशी ने ही लिखी। दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाले कार्यक्रम ये जो जिंदगी, विक्रम और बेताल, वाह जनाब जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों को उन्होंने ही लिखा था। हिंदी व्यंग को अपेक्षा के बिंदु से ऊपर उठाकर इसे हिंदी साहित्य में एक सम्मानजनक लेखन का दर्जा दिलाने में जिन व्यंग्यकारों ने अपना योगदान दिया है, जोशी का नाम प्रथम पंक्ति के लेखकों में लिया जाता है। शरद जोशी अपनी संपूर्ण चेतना से सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिपरक विसंगतियों पर प्रभावशाली प्रहार करते हैं। वे ईमानदारी और सच्चाई के पक्षधर थे तथा कठिन से कठिन संकट में भी उन्होंने अपने लेखनीय स्वाभिमान को बनाए रखा। लगभग 50 वर्षों की लेखन अवधि में शरद जोशी ने व्यंग्य साहित्य को जो समृद्धि दी, उसका विस्तार उनके व्यंग्य संग्रह में है तथा किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलस्म से लेकर प्रतिदिन लिखी गई दैनिक कॉलम की व्यंग्य रचनाओं में बिखरा पड़ा है, जो उन्हें एक जीवंत, ईमानदार और स्वाभिमानी लेखक के रूप में स्थापित करता है। शरद जी मैंने जब शरद जी को पढ़ा तो वो सर्वप्रथम व्यंग्यकार के रूप में मेरे समझ आए और मैंने उन्हें जब और पढ़ा तब पता चला कि उन्होंने नाटक को लिखना बहुत बाद में शुरू किया। अब मैं वो नाटककार के रूप में कैसे थे मैं बता दूँ। शरद जी ने नाटक की शुरुआत बहुत बाद से की। नाटक और रंगमंच से उनका रिश्ता भोपाल के दिनों से गहरा है। अपने इस रिश्ते के बारे में उन्होंने लिखा है, कलकत्ता में आयोजित एक कथाकार सम्मेलन में अनामिका के श्री वृंदलाल ने मुझे पहली बार नाटक लिखने के लिए अपने कच्चे पक्के तर्कों द्वारा उकसाया, मगर मैं बहुत अड़ियल साबित हुआ। कुछ साल बाद भोपाल की ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से मैंने नाटक लेकर पढ़ने शुरू किए। सारी अलमारी पर डालने के दौरान पूरे समय मुझे विमललाल याद आता रहा, जिसकी बात को मैंने अपनी कथाकार वाली ठसक में तब सुना नहीं।